हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र सेट का पेपर की पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, तो अब देखते हैं 51 से लेकर 100 तक की आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी लिबरलिज्म के पिता कौन है? ये है जॉन लॉक। जॉन लॉक को पिता कहा जाता है लिबरलिज्म का, उदारवाद का। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द क्लास डिस्टिंक्शन इन सोसाइटी आर बेस्ड ऑन। मार्क्स के अनुसार क्लास जो डिस्टिंक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हैं क्लास के अंदर जो स्ट्रगल होता है, वर्ग संघर्ष होता है, वो किसके ऊपर आधारित होता है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो हॉस्टाइल इंटरेस्ट होते हैं, एक विरोधी जो एक दूसरे के हित होते हैं, उसके आधार पर क्या होता है? डिस्टिंक्शन होता है, क्लास डिस्टिंक्शन सोसाइटी के अंदर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंस प्रिंसिपल। और ये क्वेश्चन कई बार कई पेपर में रिपीट हो चुका है। तो जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस किसके ऊपर आधारित है? डिफरेंस यानी विविधता पर या भिन्नता के सिद्धांत पर। Who from among the following believe that negative liberty is superior to positive liberty? तो ये इर्सिया बर्लिन है जिन्होंने नेगेटिव लिबर्टी को पॉजिटिव लिबर्टी से महान माना है। Which one of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहला दिया है पैरेटो, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिड्यू यानी अवशिष्ट की अवधारणा। बिल्कुल सही बात है। इसे अवशिष्टों का या फिर विशिष्ट वर्ग का परिसंचालन भी कहा जाता है। तो पैरेटो तो एकदम सही है। उसके बाद है माइकल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड। दोस्तों, माइकल या मिशेल्स इन्होंने क्या है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की दिया है, ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड। कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड ऑर्गेटा वाई गैसेट ने दिया है, ऑर्गेटा वाई गैसेट ने। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। विच फिलोसफर believes the state of nature was a war of all against all, यानी प्राकृतिक अवस्था हर व्यक्ति के प्रति युद्ध था, यानी उसमें लड़ाई झगड़े ही होते रहते थे, ये कहा है हॉब्स ने। द आइडिया ऑफ टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी वाज पुट फोर्थ बाय, यानी स्वतंत्रता के दो कॉन्सेप्ट या स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आ जाए या फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या फोर कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये इर्सिया बर्लिन का ही सिद्धांत है। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स्ड टू बी फ्री वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय, यानी जबरदस्ती भी आपको फ्री किया जाएगा, ये सिद्धांत किसने दिया? तो सबसे पहले देखिए रूसो क्या बोलते हैं? रूसो बोलते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है तो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी में आता है, सोसाइटी उसके ऊपर कई प्रकार के बंधन लगा देती है और पूरी तरीके वो बेड़ियों में जकड़ जाता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन चारों तरफ वो बेड़ियों में जकड़ा होता है। यानी मनुष्य को स्वतंत्र करना है तो उसे प्राकृतिक अवस्था में वापिस ले जाना होगा। तो ये है आपके जीन जैक रूसो, करेक्ट आंसर। What is Mill's main objection to the silencing or suppression of an opinion? तो जेएस मिल ने कहा है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी हाल में बाधित नहीं की जानी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है, वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों जेएस मिल ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस रोकी नहीं जानी चाहिए। तो इसका जो मेन कारण है, द पर्सन हुज ओपिनियन इज सप्रेस्ड इज हार्म्ड, यानी जिस व्यक्ति के
जो विचारों का दमन किया जा रहा है उसको क्या है, हार्म किया जा रहा है। तो ये है हार्म प्रिंसिपल, जेस मिल ने दिया है हार्म प्रिंसिपल। ठीक है, तो हार्म प्रिंसिपल के नाते ही उन्होंने कहा कि किसी के भी विचारों को रोका नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है द ओपिनियन माइट बी ट्रू। हालांकि ये बात भी जेस मिल ने कही है कि ओपिनियन जो दिया जा रहा है हो सकता है वो सही हो, और ये भी यहाँ पे लग रहा है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ओपिनियन इज ट्रू। ठीक है, हालांकि दोनों बातें ये जेस मिल ने कही है, लेकिन ये जो इनका जो मेन ऑब्जेक्शन है वो है पर्सन की जो हार्म थ्योरी इन्होंने दी है कि जिस व्यक्ति के विचारों का दमन किया जा रहा है उसकी स्वतंत्रता को हार्म किया जा रहा है। व्हाट इज रोल्स ओरिजिनल पोजीशन? रोल के अनुसार ओरिजिनल पोजीशन से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो ओरिजिनल पोजीशन, अब ये आपके रोल्स ने एक समझौता दिया है जिसे इन्होंने पर्दे के पीछे या वेल्स ऑफ इग्नोरेंस का नाम दिया है। तो समझौते से इनका मतलब है हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अ थॉट एक्सपेरिमेंट। तो रोल ने जो ओरिजिनल पोजीशन का जो सिद्धांत दिया है सामाजिक समझौते के अंदर, वो एक हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब उन्होंने ये अज्यूम किया है कि अगर कुछ लोग पर्दे के पीछे चले जाए, पर्दे के पीछे का मतलब है कि वो अपने सोशल स्टेटस को भूल जाए कि हम अमीर वर्ग से हैं, गरीब से हैं, ऊंच से हैं या नीच से हैं। अगर पर्दे के पीछे ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन में उनको डाल दिया जाए कि उनको अपनी सिचुएशन का पता ही ना लगे, समाज की स्थिति का पता ही ना लगे, तब इस प्रकार के कानून वो बना सकते हैं जो हर एक आदमी के लिए यूजफुल हो। तो ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। डी करेक्ट आंसर। द बुक हु वर द शूद्रा, द बुक हु वर द शूद्रा किसने लिखी? ये लिखी है डॉक्टर BR अंबेडकर ने। यहां पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, और ये थिंकर दिए हैं और उनकी किताबें दी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखिए MN रॉय का है रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन। सॉरी, VD सावरकर ने लिखी है बुक 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। BG तिलक की है, बाल गंगाधर तिलक की है ओरियन द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, और रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर्स फ्रॉम रशिया। तो इसमें जो करेक्ट मैच यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है ए यहाँ पे करेक्ट मैच है। द बुक रिलीजन ऑफ मैन पब्लिश्ड इन 1931 वाज रिटन बाय। रिलीजन ऑफ मैन, रिलीजन ऑफ मैन, या आप कह सकते हैं व्यक्ति का धर्म, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ये पुस्तक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बुक लिखी है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। इसके मार्क्स सभी को इक्वल मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? चूज योर आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। इनमें से कौन सी बातें गलत है वो आपको यहाँ पे बतानी है, और कोड में से आपको ये बतानी है। ठीक है, सबसे पहले श्री अरविंदो वाज अ लिबरल थिंकर, बिल्कुल गलत है। अरविंदो घोष एक रेडिकल थिंकर थे, ना कि लिबरल थिंकर। तो पहला तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, MN रॉय एनिस्वेटेड रेडिकल ह्यूमनिज्म, बिल्कुल सही बात है। नव मानववाद या रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात किसने की है? MN रॉय ने। जवाहरलाल नेहरू वाज अ क्रूसेडर अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, बिल्कुल सही बात है। जवाहरलाल नेहरू साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। JP नारायण प्रमोटेड मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे JP नारायण मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ थे, वो खूनी संघर्ष के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, बाद में वो सर्वोदयी विचारधारा के साथ जुड़े थे। ठीक है, तो A and D आर रॉन्ग, A and D आर रॉन्ग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा B।
स्वामी विवेकानंदा's famous speech at the Parliament of World Religion in Chicago was given in the year of 1893. 1893 में ये शिकागो स्पीच दी थी। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस चिंतक की कौन सी पार्टी थी, किस पॉलिटिकल पार्टी से कौन सा नेता आता है। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। 1957 में इसका गठन हुआ इनकी मृत्यु के बाद। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने जो पार्टी बनाई उसे कहा जाता है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। और वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट मैच हमारा बन रहा है वो बन रहा है हाँ सी इसका करेक्ट मैच बन रहा है 2, 1, 4, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द बुक्स रिटन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कोड में से आपको बताना है कि अंबेडकर द्वारा कौन सी किताबें नहीं लिखी गई है। सबसे पहले गुलामगिरी। गुलामगिरी जो किताब है, पहला ही क्वेश्चन आया था, ये ज्योतिबा फुले की किताब है, ठीक है। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की किताब है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की किताब है। दैट्स मीन ABC नहीं लिखी है। एनिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर की एकमात्र किताब यहाँ पे है, तो ABC रॉन्ग होगा। दैट्स मीन A इसका करेक्ट आंसर है, ABC रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से हमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से क्या गलत है। सबसे पहले मोहम्मद इकबाल सपोर्टेड 2 नेशन थ्योरी। बिल्कुल सही बात है, मोहम्मद इकबाल ने 2 नेशन थ्योरी स्वीकार की है, यानी पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश होने चाहिए। तो सबसे पहले 1930 के आसपास मोहम्मद इकबाल ने इसे स्वीकारा था। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। दीनदयाल उपाध्याय वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी BJP। बिल्कुल गलत बात है, दीनदयाल उपाध्याय BJP के नहीं, ये आपके जनसंघ के साथ जुड़े हुए थे दीनदयाल उपाध्याय, ना कि BJP के साथ, ठीक है। BJP का जो गठन हुआ उसके लिए सबसे पहले प्रयास आप कह सकते हैं फॉर फाउंडर JP नारायण, ठीक है। JP नारायण ने जो रेवोल्यूशन किया था 1975, उसके बाद 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार, तो वो कहीं ना कहीं JP नारायण के प्रयासों से बनती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, अभी मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी इसका करेक्ट आंसर है। MK गांधी रोड द बुक हिंद स्वराज, ये सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। Who among the following started self respect movement? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार EV रामास्वामी ने शुरू किया है। अरेंज द फॉलोइंग वर्क ऑफ श्री अरविंदो घोष इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरविंदो घोष द्वारा लिखी गई किताबें हैं। तो सबसे पहले जो लिखी गई किताब है वो है द लाइफ डिवाइन, आई थिंक 1919 में ये लिखी, ठीक है। उसके बाद दूसरी किताब आपकी आती है एसे ऑन गीता, ये 1922 के आसपास लिखी गई है। तीसरी किताब जो इनकी आती है वो आती है द मदर 1927, और लास्ट किताब इनकी सावित्री 1940 में ये लिखी गई है 1940 के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है सी 2, 3, 1, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें बतानी है। पहला,
पाकिस्तान अंडर जियाउल हक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो जियाउल हक एक जनरल थे, आर्मी के ये एक हेड थे, और ये प्रेसिडेंट जब बनते हैं तो मिलिट्री रूल इन्होंने लगाया था, तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप बिल्कुल सही है। म्यांमार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट। जर्मनी अंडर हिटलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फासिस्ट स्टेट, ये बिल्कुल सही है। क्यूबा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, बिल्कुल क्यूबा में टोटलिटेरियन सरकार है, वहाँ पे साम्यवादी सरकार है। तो म्यांमार एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन मिलिट्री रूल लगा रहता है। तो अभी भी आपने देखा होगा वहाँ पे मिलिट्री रूल का चल रहा है, और पिछले आप देखते हैं दशकों से वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, बीच बीच में डेमोक्रेसी आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। According to world system theory, what is the relationship between core and periphery? अब ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अनुसार कोर जो स्टेट होते हैं, कोर स्टेट होते हैं आपके साम्राज्यवादी देश, और पेरिफेरी होते हैं जिनके ऊपर वो अपनी कॉलोनी स्थापित करते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट थ्योरी कहा होता तो ये होना था एक्सप्लॉयटर एंड एक्सप्लॉयटेड, ठीक है, शोषणकर्ता और शोषण सहने वाले। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की बात हो रही है, तो यह है इंपीरियलिस्ट एंड कॉलोनी। कोर जहाँ पे इंपीरियलिस्ट है वहीं पे पेरिफेरी आपकी कॉलोनी कही जाती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हु रोट द बुक पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, कई बार ये किताब आ चुकी है। ये डब्ल्यू रोस्टॉव का क्या है, विकास का चरणबद्ध मॉडल इसमें दिया गया है, पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द 5 स्टेजेस ऑफ रोस्टॉव ग्रोथ मेंशन्ड बाय डब्ल्यू रोस्टॉव। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कई बार अरेंज करने के लिए आ जाता है, और कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात की है, टेक ऑफ की बात की है, हाई मास कंजप्शन की बात की है, इसके साथ इंटीग्रेशन की भी बात की है, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये, इसका पार्ट नहीं है, तो डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, हु क्लासिफाइड पॉलिटिकल कल्चर इन 3 पैरोकियल सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटरी। ये गैब्रियल आमंड और वर्बा ने सिविक कल्चर की जब इन्होंने बात की थी तो उसके अंदर इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है पॉलिटिकल कल्चर को। यहाँ पे स्टेटमेंट और रीजन दिया है, तो देखते हैं। इन रिसेंट ईयर्स वेलफेयर स्टेट इज ग्रेजुअली डिमिनिशिंग, यानी रिसेंट ईयर्स के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कल्याणकारी राज्य का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंची है, कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज एलपीजी का दौर है, वैश्वीकरण का दौर है, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं धुंधला पड़ता जा रहा है। रीजन में यहाँ पे बोल रहे हैं, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट इज एट स्टेक, यानी आज आप देखते हैं आज क्या है, ग्लोबलाइजेशन के कारण राज्य की जो सॉवरेनिटी है वो स्टेक पर है। अब देखिए यहाँ पे हालांकि दोनों बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो रिसेंट ईयर में जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से धुंधला पड़ता जा रहा है, डेफिनेटली वो धुंधला पड़ता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है और इसका सही ये एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। Which among the following can be subject matter according to institutional approach to comparative political analysis, यानी इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के तहत स्टडी किया जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब हुआ इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में आप देखें ब्रिटिश पार्लियामेंट
पार्लियामेंट इंस्टीट्यूट है और इंडियन पार्लियामेंट भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के तहत इसकी स्टडी की जाएगी। तो ए करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा डाउटफुल इस क्वेश्चन में कहाँ से बनता है, इंडियन एंड स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया जाएगा तो इसका अध्ययन भी कहाँ किया जाता है, इसका अध्ययन भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के तहत किया जाता है, क्योंकि संविधान को भी हम इंस्टीट्यूट मान के चलते हैं। तो पार्लियामेंट भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है। तो अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहता है आंसर की आने पर तो इसे चैलेंज किया जा सकता है। इसके आपको रेफरेंस भी मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरी ऑफ पीस। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा थ्योरी ऑफ पीस के बारे में सही नहीं है। यहाँ पे विच इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरी ऑफ पीस, वो आपको बताना है। सबसे पहला, इट शिफ्ट्स द फोकस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन अवे फ्रॉम द इंटरस्टेट लेवल एनालिसिस। इट शिफ्ट द फोकस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस अवे फ्रॉम द इंटरस्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस। दूसरा दिया है, इट लेड्स टू अ ब्रॉड conception of social relation at individual, domestic and global level. It seeks to deconstruct the narrative of state, international system and other actor in international politics. और D दिया है, it connect study of war and peace with economic inequality। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए 4 तो बिल्कुल सही है, 4 तो इनकरेक्ट नहीं हो सकता है, 4 इनकरेक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद रहा आपका 2, 3, ये भी गलत नहीं हो सकता। इट सीक्स टू डीकंस्ट्रक्ट द नैरेटिव ऑफ स्टेट, ठीक है, तो ये गलत नहीं हो सकता। उसके बाद आपका इट लेड्स टू ब्रॉड कंसेप्शन ऑफ सोशल रिलेशन एट इंडिविजुअल, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल एनालिसिस, तो ये कहीं ना कहीं ये रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है और ये भी रॉन्ग नहीं है। तो इसका जितना मुझे लग रहा है और इसका सी करेक्ट आंसर लग रहा है, फिर भी 100% श्योर इसमें मैं नहीं हूँ। इसका 3 करेक्ट आंसर लग रहा है, ओनली 2। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड फ्रॉम। अब यहाँ पे बोल रहा है एसपी हंटिंगटन ने जो बुक लिखी है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये किस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को प्रिडिक्ट करता है, किस प्रकार के आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को ये प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कल्चर एंड रिलीजन। एसपी हंटिंगटन ने जो ये किताब लिखी थी, इन्होंने कहा था कि अब कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है, अब भविष्य में जो युद्ध होंगे वो युद्ध किसके आधार पे होंगे, वो आइडियोलॉजी के आधार पे ना होकर कल्चर और रिलीजन के आधार पे होंगे, यानी सिविलाइजेशन का क्लैश होगा। 8 सिविलाइजेशन उन्होंने बताई जिनके बीच क्लैश होने की संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको थिंकर दिए हैं और थिंकर के द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं वो यहाँ पे दिए हैं, वो आपको मैच करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है इमैनुअल वॉलरस्टीन, इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। एसएम लिपसेट, मार्टिन लिपसेट इन्हें कहा जाता है। एसएम लिपसेट ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है डेमोक्रेसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेविड आफ्टर ने सिद्धांत दिया है मॉडर्नाइजेशन का, और समीर आमीन का सिद्धांत है डिपेंडेंसी थ्योरी का। तो इसका जो करेक्ट मैच बन रहा है वो बन रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 81,
असर्शन यहां पे दिया है क्लासिकल रियलिज्म आर्ग्यूज दैट कन्फ्लिक्ट अमंग नेशन इज इनएविटेबल, यानी क्लासिकल रियलिज्म के अनुसार देशों के बीच संघर्ष होना ही होना है, युद्ध को टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल रियलिज्म बिलीव्स दैट बैलेंस ऑफ पावर कैन सिक्योर पीस, तो यह भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, क्लासिकल रियलिस्ट कहते हैं कि युद्धों को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप बैलेंस ऑफ पावर बना के रखोगे तो कहीं ना कहीं युद्धों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनइविटेबल है, लेकिन कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। तो ए और आर दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए करेक्ट आंसर है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनहांसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेट ऑफ वॉर, तो इसको अगर आप देखोगे, ये बोल रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनहांसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉर एंड थ्रेट ऑफ वॉर, तो ये बिल्कुल गलत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इंपॉर्टेंस ऑफ वॉर को एनहांस नहीं किया है, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण युद्धों का होना ना के बराबर है। जैसे परमाणु छाता है, परमाणु बम युद्धों को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि लोगों को पता है कि परमाणु बम अगर कहीं पे भी गिरा तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कभी भी इंपॉर्टेंस को नहीं बढ़ावा देती है, तो पहला गलत है। दूसरा, वॉर नो लॉन्गर इज जस्ट अ कॉन्टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज मोर अ कॉन्टेस्ट ऑफ नर्व एंड रिस्क टेकिंग, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे आ रहा है कि आज के टाइम पे जो वॉर है ये अपनी शक्ति को दिखाने का साधन मात्र नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़े रिस्क का सूचक हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और कमीशन इसका आंसर ए भी दे सकता है, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। उसके अंदर हालांकि ये क्वेश्चन डी था और पीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन आया था एक बार, और उसमें क्वेश्चन का जो आंसर था वो ए दिया था। तो जितना इसका लग रहा है इसका डी आंसर लग रहा है, लेकिन कमीशन आंसर इसका ए भी दे सकता है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटाइज इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे ट्रीटीज दी है, उनको आपने क्या है बढ़ते क्रम में लिखना है कि पहली कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। तो सबसे पहले देखिए, द चार्टर ऑफ यूएन वाज साइंड ऑन 1945, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट 1715 1713 से लेकर 1715 तक ये हुई। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में की गई थी, उसके बाद 1782 में ये ट्रीटी हुई। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए, सबसे पहले आएगा आपका दो के बाद आपका आ गया 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। बफर स्टेट का क्या मतलब होता है? बफर स्टेट जैसे इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत है, ये आपका इंडिया है और ये आपका चाइना है, इसके बीच का जो एरिया है तिब्बत जो है उसे कहा जाता है बफर स्टेट, बफर जोन या बफर स्टेट। तो यहां पे देख लेते हैं, अ स्टेट सिचुएटेड इन मिडल ऑफ एन आइलैंड, नो। अ स्टेट लोकेटेड बिटवीन टू पावरफुल एनिमीज which act as cushion in case of escalating tension। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। दो एनिमीज के बीच जो राज्य होता है उसे कहा जाता है बफर स्टेट। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। आर नॉट ट्रू मीन्स आपको कोड में से बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले, सिक्योरिटी डायलेमा इज एन इंपॉर्टेंस पैराडॉक्स ऑफ स्टेट सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी डायलेमा का जो सिद्धांत है वो गेम थ्योरी के अंदर दिया गया है और ये एक प्रकार का विरोधाभास है
राज्य की सिक्योरिटी से रिलेटेड, बिल्कुल सही है। आर्म रेस इंक्रीज इन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। इसे सुरक्षा उभयपाश के रूप में जाना जाता है, सुरक्षा उभयपाश, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तीसरा, आर्म कंट्रोल इज अ सॉल्यूशन, तो ये बिल्कुल गलत है। आर्म कंट्रोल सॉल्यूशन नहीं है, आर्म कंट्रोल सॉल्यूशन नहीं है इस डायलेमा का। चौथा, स्टैंडिंग आर्मी कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी ऑफ ऑल, तो स्टैंडिंग आर्मी जो हमारे सेना बल है ये सभी की रक्षा नहीं कर सकते हैं, सभी प्रकार की सिक्योरिटी ये नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी आजकल एक मल्टी डायमेंशनल एक टॉपिक है। सिक्योरिटी आपकी फूड सिक्योरिटी हो गई, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी हो गई, आपकी सी सिक्योरिटी हो गई, आपकी बाउंड्री सिक्योरिटी, तो ये स्टैंडिंग आर्मी नहीं देख सकती है सारा। तो 3 और 4 बिल्कुल गलत है, इसका सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेड, यानी असुरक्षा का या फिर सुरक्षा के लिए खतरों में से इनमें से कौन सा नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब अपरंपरागत सिक्योरिटी का थ्रेट। आर्म रेस देखिए ये ट्रेडिशनल है, आर्म रेस ट्रेडिशनल है। आर्म रेस आप देखते हैं जब आपका मुगल एम्पायर था, आपका उससे पहले आप देखोगे सल्तनत काल था या फिर मौर्य वंश था, रोमन युग था, उस दौरान क्या है आर्म रेस होती थी। स्टार्वेशन एंड मेल न्यूट्रिशन, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, तो भूखमरी आप देखते हैं, भूखमरी उस दौरान आती थी जब अनाज नहीं होता था, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, तो ये भी एक प्रकार का ट्रेडिशनल है। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन भी एक प्रकार का ट्रेडिशनल है, क्योंकि दास बहुत पहले बनाए जाते थे, आज के टाइम में नहीं है। और मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स ऑन माउंटेन, यानी आज क्या है पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या है आइस जो है, बर्फ जो ग्लेशियर है बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है अगर इसी रफ्तार से वो पिघलते गए तो आधा विश्व पानी में डूब जाएगा। तो सिक्योरिटी के लिए नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको यहां पे स्टेटमेंट्स दी है, उनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। और सबसे पहले देख लेते हैं द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, UNCLO का मतलब हुआ UN, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ओशन एंड सी, आई थिंक यही है ओशन एंड सी, ठीक है। तो पहला दिया है द UNCLOS अपहोल्ड द आइडिया ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्टेट, सी समुद्र, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला तो बिल्कुल भी सही नहीं है। UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो सी के ऊपर हुई है, समुद्रों के ऊपर जो कन्वेंशन हुई है, उसमें समुद्रों की स्वतंत्रता की कहीं पे भी बात नहीं हुई है, ठीक है। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा देख लेते हैं द UNCLOS सेट द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर एट 20 नॉटिकल मील फ्रॉम द बेस लाइन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर आपकी ये जैसे आपका ये स्टेट है, स्टेट से 12 नॉटिकल मील 12 NM तक ही डिसाइड की गई है, 12 नॉटिकल मील तक ही डिसाइड की गई है, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं द UNCLOS सेट द लिमिट ऑफ द एक्सक्लूसिव जोन एट 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, तो बिल्कुल सही है। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन निर्धारित किया गया है इस कन्वेंशन द्वारा, वो है आपकी सीमा से 200 नॉटिकल मील अंदर तक। जैसे ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया का यहाँ से जो रेडियस बनता है 200 नॉटिकल मील,
नॉटिकल मील जैसे किलोमीटर सतह को नापने के लिए होता है, वैसे समुद्रों को नापने के लिए नॉटिकल मील यूज होता है। ठीक है, तो 200 नॉटिकल मील निर्धारित की गई है, तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के अंदर मेडिएशन आ जाता है, जिसे मध्यस्थता कहा जाता है। एडजुडिकेशन यानी आप एक आयोग बनाएंगे और आयोग के द्वारा क्या है, दो देशों के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में निर्णय देंगे, तो ये भी पीसफुल सेटलमेंट है। गुड ऑफिसेस यानी दो देशों के बीच जिनमें युद्ध चल रहा है, कोई तीसरा देश अपने देश में उनके लिए एक गुड ऑफिस प्रोवाइड करेंगे कि आओ हमारे देश में आओ और यहाँ पे बैठ के अपने जो आपके विवाद है उसको सुलझाओ। लेकिन यहाँ पे जो सैंक्शन पीसफुल सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, तो बी करेक्ट आंसर है। प्रिजनर्स डायलेमा इज एन आइडिया एसोसिएटेड विद गेम थ्योरी। पहले ही आपको बता चुका हूं, पेल्विन ड्रकर ने यह सिद्धांत दिया है। हु इलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे के जो जजेस होते हैं, ठीक है, आईसीजे के 15 जजेस होते हैं, आई थिंक 15 होते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इनका चुनाव कौन करता है, यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जजेस का चुनाव किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बतानी है। इंडिया हैज़ नॉट साइन द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो इंडिया ने ये साइन की है, तो ये तो गलत नहीं हो सकता। इंडिया वॉज नॉट एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ जनरल एग्रीमेंट टैरिफ, ये भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि भारत इसका सदस्य था। ठीक है, इंडिया हैज़ नॉट साइन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंडिया ने इसे भी साइन किया है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता। चौथा, इंडियाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम ट्रिप्स कंप्लेंट, तो ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में आपका जो विवाद है डब्ल्यूटीओ के साथ, इंडिया का विवाद किसके साथ है, डब्ल्यूटीओ के साथ है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ये ट्रू है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट बोरो लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी इनमें से किस साल में इंडिया ने लोन नहीं लिया है, इनमें से किस साल में इंडिया ने लोन नहीं लिया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। तो सबसे पहले 1961 सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान, और जो फर्स्ट था ये 1951 से लेकर 1956 तक था। दूसरा आपका 1956 से लेकर 61 तक था। 1961 में भारत ने अगर लोन लिया है तो बिल्कुल सही ये है, ठीक है, बिल्कुल सही है 1961 में, क्योंकि सेकंड पंचवर्षीय योजना उस टाइम चली हुई थी, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 1981 आफ्टर द रिटर्न ऑफ मिसेस गांधी टू पावर, जैसे ही इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आती है तो उन्होंने लोन लिया है, बिल्कुल सही है। 1991 बाय प्लेजिंग द नेशनल गोल्ड रिजर्व। 1991 में महामंदी आती है भारत में, और भारत ने उस महामंदी के चलते एलपीजी के रास्ते खोल दिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वो इसीलिए खोले थे क्योंकि हमें आईएमएफ से लोन लेना था, तो ये भी सही है। लेकिन 2007 के अंदर क्या होता है, 2007-8 के अंदर विश्व में मंदी आ जाती है, महामंदी आ जाती है, और डॉलर कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है। तो इंडिया की इकोनॉमी उस दौरान स्ट्रांग थी, इंडिया ने उस दौरान लोन नहीं लिया है, तो डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोग्राफिकल प्रायोरिटीज ऑफ मोदी गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी। मोदी की प्रायोरिटी इसमें से कौन सी है, किन देशों के साथ इंडिया अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड, इंडो पैसिफिक। इंडिया ने क्या है, इंडिया ने इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर इसे हिंद प्रशांत
एरिया कहा जाता है। हिंद महासागर और प्रशांत सागर में क्या है, अपने रिलेशन को बनाने के लिए क्वाड का भी इंडिया सदस्य है। क्वाड के अंदर बेसिकली 4 देश है। क्वाड के अंदर 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, यूके, इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देश है क्वाड के अंदर। और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी रही है, लुक वेस्ट पॉलिसी, ठीक है, जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ संबंधों को सही करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। The SAARC Motor Vehicle Agreement was proposed in November 2014 but could not be accepted due to objection from Pakistan. Subsequently, the same agreement was accepted in June 2015 by 4 SAARC member countries under another name. Which were these countries? तो 2014 के अंदर क्या है, एक मोटर व्हीकल एक्ट लाया जाता है सार्क के अंदर, लेकिन उसको पाकिस्तान ने लागू नहीं होने दिया। उसके बाद 2015 में बांग्लादेश, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, ये 4 कंट्री थी जिन्होंने साइन किया। इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, इसमें श्रीलंका नहीं है, म्यांमार नहीं है, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज है जिन्होंने इसे साइन किया है। ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। सबसे पहले जो यहाँ पे दिया है वो दिया है मिलिट्री रूल। मिलिट्री रोल, ठीक है। मिलिट्री रोल का मतलब होता है, मिलिट्री रोल जो अपना अदा करती है, डिफेंसिव ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट ऑन फोर्सेस टेरिटरी ट्रेड, ठीक है। तो हमारा जो मिलिट्री रोल होता है, मिलिट्री रोल क्या होता है, बेसिकली इसीलिए होता है कि हमारी बाउंड्री की सुरक्षा हो, ट्रेड की सुरक्षा हो। दूसरा, सेकंड दिया है डिप्लोमेटिक रोल। डिप्लोमेटिक रोल के अंदर आप देखिए यूज ऑफ नेवल फोर्सेस टू बिल्ड फ्रेंडशिप। जहां पे भी हम मित्रता स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है डिप्लोमेटिक एक्शंस या रोल। कॉन्स्टेबुलरी रोल, तो कॉन्स्टेबुलरी रोल का मतलब होता है मेंटेन गुड ऑर्डर एट सी। और चौथा है बेनाई रोल। तो बेनाई रोल का मतलब होता है कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इसका जो सही सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस बन रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन जो कि 1996 में प्रतिपादित की गई थी, उसका यहाँ पे पूछा गया है गुजराल डॉक्ट्रिन का के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी, बिल्कुल सही बात है। अपारस्परिकता का सिद्धांत, यानी हम जो सहायता अपने पड़ोसी देशों को दे रहे हैं उसके बदले में एकदम से सहायता हम नहीं मांगेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ बायलैटरल डिस्प्यूट, ये भी बिल्कुल सही है। नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट साउथ एशियन नेबर्स, तो 1996 के अंदर आप देखोगे हम परमाणु शक्ति थे ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। प्रमोटिंग ट्रेड विद इन साउथ एशिया, तो साउथ एशिया की वहाँ पे बात नहीं हुई है, नेबर्स की बात हुई है ओनली। तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो गए, ए और बी। डी इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया लॉन्च द विजन डॉक्यूमेंट फॉर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इन May 2017. Which country is the partner of India in this project? इंडिया और जापान ने मिलकर विजन डॉक्यूमेंट फॉर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर साइन किया है। तो करेक्ट आंसर है इंडिया एंड जापान, सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। इनमें से इंडिया और यूएस के बीच 2005 में 1 to 3 न्यूक्लियर डील जो हुई है, सिविल न्यूक्लियर डील हुई है,
उसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही एलिमेंट है। सबसे पहले यहां पे दिया है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया बिटवीन सिविलियन एंड न्यूक्लियर। तो ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं हुई कि आप अपने मिलिट्री प्लांट को और सिविल प्लांट को अलग अलग कर दीजिए, तो ऐसी कोई भी शर्त नहीं है, ठीक है। ब्रिंगिंग सिविलियन प्लांट्स अंडर IAEA सुपरविजन, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी बात हुई है, लेकिन हाँ एक्चुअली यहाँ पे जो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, इसमें से कौन सा इंडिया यूएस का एलिमेंट नहीं है, तो ये तो होगा, नहीं पूछा है तो ये बिल्कुल सही है, ये तो है। ब्रिंगिंग सिविलियन प्लांट अंडर IAEA सुपरविजन, इसकी मांग यूएसए ने की है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेपरेशन की बात हुई है। सेपरेशन क्या है? न्यूक्लियर प्लांट्स बिटवीन सिविलियन एंड न्यूक्लियर, यहाँ पे आर्मी की बात नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल सही है और ये भी था उसमें। और साइनिंग इंडिया पैसिफिक एग्रीमेंट विद IAEA वेरिफिकेशन, लेकिन ये जो क्लोजर ऑफ मिलिट्री प्लांट है इससे रिगार्डिंग कोई भी डील हमारी नहीं हुई है, तो ये यहाँ पे गलत है, सी यहाँ पे सही आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूजी कम्युनिटी हैव बीन गिवन रिफ्यूज इन इंडिया, इनमें से कौन से शरणार्थी भारत में हैं? तिब्बतन आप देखोगे 1,20,000 से ज़्यादा इंडिया के अंदर है, दलाई लामा 1959 में आए थे। श्रीलंका के भी आप देखोगे 30 से 40 हज़ार है। अफ़गानिस्तान के 18 से 20 हज़ार शरणार्थी भारत में हैं और रोहिंग्या भी आई थिंक 20-30 हज़ार तो होंगे, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। सभी हमारे यहाँ रिफ्यूजी बनकर आए हैं। लास्ट क्वेश्चन, मैच द करेक्ट पेयर यूजिंग द की गिवन बिलो, ठीक है। इंडियाज वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट विद नेबर, इंडिया का जो दूसरे देशों के साथ हमारे जो पड़ोसी देश हैं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर एग्रीमेंट हुए हैं, तो इसको हमने मैच करना है और बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है, तो इसको मैच करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हमारा समझौता 1960 में हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से इसको जाना जाता है। फरक्का बांध डिस्प्यूट भारत का है बांग्लादेश के साथ, और नेपाल के साथ है कोसी एग्रीमेंट। कोसी नदी के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? एग्रीमेंट है। तो इसका जो सही सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है डी, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र सेट का कंप्लीट पेपर का एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में महाराष्ट्र सेट देना चाहते हैं तो आपके लिए 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। पहला, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल अफेयर के बारे में, और यहाँ पे बिल्कुल करंट अफेयर आपके लिए नहीं आते हैं। स्टैटिक जीके आप भी इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन पिछले 1 साल के लास्ट 1 ईयर और पिछले 6 महीने के क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे दिसंबर में पेपर होना है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जून से पहले का जीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने डेली कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है जहाँ से आपको बेसिक अंतर्राष्ट्रीय जानकारी मिले। अगर आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो आप कोई मैगज़ीन एक ले लीजिए, मैगज़ीन आप पढ़ सकते हैं। और रहे आपके जो दूसरे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के, बहुत सिंपल है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, नेट सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा मेरे नोट्स मैक्सिमम सिलेबस को कवर करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से उसको ले सकते हैं। अगर आपको डीप एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, डीपली आप पॉलिटिकल साइंस को समझना चाहते हैं और नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, दूसरा लिंक है, वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके QAF एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल कोर्स को। सो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।